सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विजडम ट्री। और हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4.41 को कवर करने वाले थे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिस तरीके से आप लोग देख रखे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, एनएससी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज एनएससी। तो ये नेशनल असेसमेंट सेंटर होता है। भारत PARAKH जो है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो काइंडली रिमेंबर दिस थिंग, द you can say PARC is described as performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development. So this is very much important. आप ये देख सकते हैं, there is also an idea of national achievement survey जो स्कूलों में शुरू होने लगा है इन सेम पर्सपेक्टिव से, जिस तरीके से फॉरेन के स्कूल्स में है, स्पेशली फिनलैंड, सिंगापुर, जापानीज स्कूल्स एक्सेट्रा में। आगे हम लोग मूव करते हैं तो आप अगर देखेंगे कि जो स्पेशल टीचर टैलेंट्स का जो ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इन सब चीज़ में अगर आप देखेंगे तो RCI अप्रूव्ड डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। और RCI क्या है? तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कि कहाँ से अप्रूवल होना ज़रूरी है। अदर आप देख सकते हैं कि इवन फॉर दीज पर्सन्स जो स्पेशली चैलेंज्ड हैं या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से हैं, तो उनके लिए IITs, NITs, ओलंपियाड सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है। एंड नाउ डेज क्या किया जा रहा है कि IITs को स्कूल्स के साथ, जैसे IIT कानपुर जो है दिल्ली के स्कूल्स के साथ टाई अप कर रखा है, जहाँ पे साइंस एंड टेक का लैब्स खोला जा रखा है। अटल जो टिंकर लैब है उसी के तरीके से यहाँ पर टीचर्स का देख सकते हैं कि दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टीचर्स। और यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लियरली तरीके से लिखा है कि ओनली द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट लर्निंग बिकम्स द टीचर्स, जस्ट लाइक फिनलैंड। जिस तरीके से अपना इंडिया में आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो UPSC एग्जामिनेशन है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ग्लोबली। बट एट द सेम टाइम इन फिनलैंड द टफेस्ट एग्जामिनेशन इज़ टू बी अ टीचर, बिकॉज वहाँ पर 5 साल का आपको कोर्स ही करना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग जो यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर 3 लेवल में हो गया है। अभी आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि ये जो 3 लेवल है वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो 3 लेवल है। 3 लेवल में अगर आप देखे होंगे कि B.Ed के लिए होता है, DLED के लिए है। अब देखिए अभी पर जो नया लाया गया है, दैट इज ऑल्सो फॉर दिस यू कैन से बाल वाटिका टीचर्स। तो 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स की बात किया गया है इसमें। एंड आगे हम देखते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा इवन STET इज ऑल्सो देयर। सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर, हेयर इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट द टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल and educational staffs. So these are the important things which you have to learn. और आप जो इसमें कंटेंट देख रहे हैं, you also remember this thing that continuous professional development, this has new been added, continuous professional development। तो ये जो है ग्रेजुएशंस वाला वगैरह में कंपल्सरली शुरू कर दिया गया है कि there is workshop, internship kind of thing, even in some private schools those who have adopted this thing, तो वहाँ पर शुरू कर दिया गया। जैसे अगर आप गुड़गांव के स्कूल्स में देखेंगे तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो आपको 8th क्लास से ही शुरू करा रखे हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ दैट थिंग। सो दे आर सेइंग दैट कि 50 आवर्स ऑफ CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटर्नशिप के रूप में, वर्कशॉप के रूप में एंड अदर थिंग्स के रूप में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। आगे हम लोग मूव करते हैं तो कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जानना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपना किस फील्ड में रुचि रखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये आप याद रखिएगा, डेवलप कब किया गया था? 2022 में डेवलप किया गया है। और क्या इसका नाम है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जनरल एजुकेशन काउंसिल और PSSB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इज़ देयर इन अंडर दिस द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर। स्पेशल एजुकेटर
आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि RCI द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेस होता है एंड NCERT के करिकुलम है। आगे हम लोग जब मूव करते हैं तो ये देखते हैं कि बाई 2030 टीचर एजुकेशन को मल्टीडिसिप्लिनरी के फॉर्मेट में लाना है। एंड यू नो वेरी वेल डैट कि जो आजकल एजुकेशन का B.Ed वगैरह है वो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 2 इयर्स एंड 1 ईयर तीनों में लाया जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ईयर, 2 इयर्स एंड 1 ईयर। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है जो आपको जानना है, जो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख रखे होंगे कि हमारा जो एजुकेशन है वो बेसिकली फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेजेस के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं तो अभी ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कि स्टेट्स में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह डेवलप किया जा रहा है। इवन जो B.Ed है वो IITs वगैरह में शुरू किया गया है B.Ed के कोर्सेस। सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया गया है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। UDICE, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू पीपल शुड नो। UDICE में क्या होता है कि जो स्कूल्स है उसको एक स्पेशल नंबर दिया रहता है जिसके थ्रू यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट स्कूल। Now coming to the next important thing that is very much important is early childhood care and education, जो ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में ही उसका चर्चा कर चुके थे। one more unique thing is that the country is also trying to establish special education zones where there is educational disadvantaged or SEDG communities are there। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को समझना है। जेंडर इंक्लूजन फंड इज़ देयर। अब फ्री बोर्डिंग जो स्कूल्स है जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया या नवोदय विद्यालय हो गया, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल्स एंड ऑल्सो द सक्सेसफुल मॉडल ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये याद रखना है आपको कि द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डिफाइंस द इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब आया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये 2016 में आया था। इसके बारे में चर्चा किया गया पर आपको मैंने अब ऑलरेडी बता रखा है कि क्या है। Now coming to the next important thing is efficient resourcing and effective governance through स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। तो ये अभी सर्व शिक्षा अभियान और जो अभी आपको मैंने बताया कि UDICE जो हर एक स्कूल्स को प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर शुरू हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो नया चर्चा किया जा रहा है कि स्कूल्स में काउंसलर्स होंगे, ट्रेंड सोशल वर्कर्स होंगे, लाइब्रेरीज होगी, साइंस लैब होगा, कंप्यूटर लैब, स्किल लैब वगैरह होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि दोज हु आर गोइंग थ्रू द काउंसलर्स एंड सोशल वर्क डिग्री दे विल गेट बेनिफिटेड वंस दीज थिंग्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन स्कूल ऑन ग्राउंड। देयर विल बी, आप सभी लोग जानते होंगे कि स्टेट PCS एग्जामिनेशन के थ्रू देयर आर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, दोज हु प्राइमरली डू द स्कूल इंस्पेक्शन एंड go through the administrative work of education setup, especially in schooling system of India. Coming to the next important thing जो SCERT है वो आप ये देख सकते हैं SDP and at the same time SCDP का व्यवस्था करता है। उसके बाद सामाजिक चेतना केंद्र, that is also becoming very much important, that how the socialization of education could be taken place among the communities and students. So these are the important things which you have to know under the new education policy. आप अब ये दे सकते हैं कि SCERT द्वारा जो है SQAAF that means स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको हेल्थ चेकअप, अभी आपने देखा होगा कि पीरियडिक हेल्थ चेकअप वगैरह में कि NCERT ने स्पेशल चीज़ लॉन्च किया है कि देयर शुड नॉट बी ओबेसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। उसके लिए इन्होंने लिटरेसी एंड अवेयरनेस सारे चीज़ों को शुरू किया गया है। नाउ द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, अगर हम उसको देखते हैं तो इंडिया का विज़न हायर एजुकेशन पर थोड़ा सा ग्लोबल और 21st सेंचुरी स्किल्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लाइनअप किया गया है।
अब हायर एजुकेशन में जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो आप जान सकते हैं कि दे आर हाईली फ्रैगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम एंड एट द सेम टाइम लेस emphasis in the development of cognitive skills and learning outcomes. That means there is less practicality is there, which is not meeting the standards of the global demand. So new education policy has tried to bring all those things, but it will always matter how these schemes is going to be implemented on ground. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाए, जस्ट लाइक TIFR, IZAR, IISc, IITs, AIMS, like institutions. That is very much important in India because the importance of science is very much prerequisite for the development of the nation. Coming to the next important thing, by 2040, the government is trying to build up optimal use of infrastructure and resources, और 2030 तक आप जान रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि किस तरीके से ये क्या हो सकता है। 64 कलर्स एंड आर्ट्स, बानभट्ट कदामरी डिस्क्राइब द गुड एजुकेशन एज नॉलेज ऑफ 64 कलर्स। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको STEM का फुल फॉर्म पूछ सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, STEM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट IITs में जो अभी आप देखे होंगे कि 21st सेंचुरी के जो एजुकेशनल स्किल्स है उसमें कोलैबोरेट किया जा रहा है कि व्हाट वी हैड फाउंड टिल यस्टरडे, दैट मीन्स टिल 20th सेंचुरी, कि हमारा जो आर्ट्स था उन स्टूडेंट्स में साइंस की लॉजिक कम था और जो साइंस के स्टूडेंट थे उनमें ह्यूमैनिटीज़ के इमोशंस कम थे। सो दोनों को इंटीग्रेट करने की बात कही गई है, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज शुड मैच, और इसको कोशिश किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में ये चीज़ आए। एंड वी हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो आप देख सकते हैं जिसमें सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा की बात किया गया है। एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग ओवर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो हायर एजुकेशंस हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी जगह दे रहा है कि दे कैन ओपन दियर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एंड इंडिया कैन ओपन इट्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ ये एक मेरू जो कंसेप्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ लाइक IITs, IIMs, AIMS एक्सेट्रा। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम, दैट मीन्स द आइडिया ऑफ एक्सीलेंस, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, हाउ इट कुड गेट हैज़ बिन टॉक्ड हेयर। यहाँ पे करिकुलम, पेडागोगी, कंटिन्यूअस असेसमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट, सारी चीज़ों की चर्चा किया गया है। तो काइंडली गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इज़ ऑल्सो बीइंग फोकस्ड इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। तभी आप देखे होंगे कि सो मच ऑफ ऑटोमेशन इज़ बीइंग डन एंड द कोर्सेज मेड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इज़ बीइंग प्रायोरिटाइज्ड in today's universities, be it DU or any BHU like universities. Now coming to the next important, student activity and participation. So the government is trying its best to have holistic education. So for that we are focusing upon the sports, culture and arts, eco clubs, activity clubs, community services and projects. तो आप ये देख सकते हैं कि these are the very much important things, and in the next class we will cover and we will conclude this education policy. So you just go through all these things because there is very much subjective things are there. To understand all those things, I think you should at least once go through this PDF. And thank you for watching Wisdom Tree. Kindly subscribe the channel and spread the words that we are working over the education of India, and we are trying our best to connect youths to make a change and invest in science and tech. Once again I am saying you, Indian youth should focus on science education so that they could bring that solution oriented activities. Thank you for watching Wisdom Tree, and for any kind of queries you can contact us on 91234
111670। थैंक यू।